बहू जो तेरे मायके में चला आया है और ससुराल में तो चलेगा नहीं, फिर क्यों जबरदस्ती अपने मायके के यहाँ चलाती रहती हो। तुम्हारे घर में और इस घर में बहुत फर्क है। रमीला जी ने अपनी बड़ी बहू सुरभि से कहा। मम्मी जी आप तो कुछ मत ही बोलिए, ये सब आपके ही कारण तो हो रहा है। आप तो दोनों बहुओं में फर्क करती हो और फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं अपनी चलाती हूँ। सुरभि ने चिढ़कर कहा। बहू एक बार इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लो, मैंने कभी तुम में और छोटी बहू में फर्क नहीं किया है। अच्छा तो फिर छोटी बहू के लिए तीज त्योहार पर लहरिये की साड़ी और श्रृंगार का सामान सब कुछ आ रहा है, पर मेरे लिए नहीं। क्यों, ये फर्क नहीं है तो क्या है। बहू तुम्हें तो कभी हमारे रीति रिवाज पसंद ही नहीं थे ना। हर बार तुम यही कहती थी कि मेरे मायके में ये सब चोचले नहीं होते हैं, ये सब तो आपके घर में चलते हैं। हर बार तुमने हमारे घर के रीति रिवाज का मजाक बनाया, फिर आज क्यों बुरा लग रहा है, कहकर प्रमीला जी उस कमरे के बाहर निकल गई। प्रमीला जी के ऐसा कहने पर सुरभि ने अपने पति सुनील की तरफ देखा तो सुनील ने भी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुम्हारे मायके में तो ये सब नहीं चलता है ना। अब तुम्हारे हिसाब से हमने तुम्हें ट्रीट करना शुरू कर दिया तो बुरा क्यों लग रहा है। पर सुनील मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। सरिता को तो हर कोई आगे से आगे पूछता है, जबकि वो तो मेरी देवरानी है। उसका ओहदा मुझसे छोटा है और मुझे कोई पूछना पसंद ही नहीं करता, जबकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बताओ मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या। महज ओहदा बड़ा होने से क्या होता है, उसके लिए बड़ापन भी दिखाना पड़ता है। दूसरों के प्यार और भावनाओं का सम्मान भी करना पड़ता है। तुमने तो बस हमारे यहाँ का मजाक बनाया है, जबकि सरिता ने परिवार को दिल से अपनाया है। तुम खुद जानती हो कि तुम में और सरिता में बहुत फर्क है, कहकर सुनील कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में रह गई सिर्फ सुरभि। सुनील की बातों को याद करते हुए थकी हारी सी सुरभि पलंग पर जाकर बैठ गई। आखिर वो गलत तो नहीं कह रहा था। उसे याद हो आया वो दिन जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। ससुराल में सब ने उसका कितने अच्छे से स्वागत किया था। सास ससुर पति सुनील देवर और छोटी ननद सब ने उसे सिर आंखों पर बिठाया था। पर हमेशा एकल परिवार में अकेली रही सुरभि को उसकी कद्र नहीं हुई। ननद देवर उसके पास आकर बैठते तो वो चिढ़ जाती कि इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई जगह ही नहीं है। इससे तो मेरा मायका ही अच्छा है, वहाँ कम से कम कोई परेशान करने वाला नहीं होता। धीरे धीरे देवर ननद ने भी उसके पास बैठना छोड़ दिया। रीति रिवाजों के नाम पर भी बड़ी अलग स्वभाव की थी। उसकी शादी के बाद पहली तीज थी। कितनी अरमानों से खुश होते हुए प्रमीला जी सुरभि के लिए बाजार जाकर लहरिये की साड़ी खरीद कर लाई थी, साथ ही श्रृंगार का सामान भी। और सुरभि के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए उन्होंने मेहंदी वाली को भी बुलाया था। लेकिन सुरभि तो ये सब देखकर ही चिढ़ गई। मेहंदी वाली के सामने ही चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी मैं नहीं मानती इन फालतू के रीति रिवाजों को, ये सब तो फालतू का टाइम पास है। बहू तेरे मायके में नहीं होता तो क्या हुआ, यहाँ ससुराल में तो होता है। हमारे यहाँ तो तीज त्योहार बढ़ चढ़ कर पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो तो तुम्हें भी बन संवर कर त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए मम्मी जी मुझे तो इन सब चीजों का शौक नहीं है और ना ही मैं इतनी देर मेहंदी लगाकर एक जगह बैठ सकती हूँ। अपनी शादी में लगवा ली वही बड़ी बात है, आपको लगवाना है आप लोग लगवाइए, पर मेरे पीछे मत पड़िए, कहकर सुरभि अपने कमरे में चली गई। पीछे प्रमीला जी मेहंदी वाले का मुंह देखती रह गई। शाम को सुनील ने भी सुरभि से कहा, सुरभि मेहंदी लगवा लेती तो क्या हो जाता। देखो मैं एक जगह मेहंदी लगाकर नहीं बैठ सकती और मुझे इन सब चीजों से कफ होती है। देखो तुम्हें नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी का मन रखने के लिए ही मेहंदी लगवा लेती। देखो मुझे बनावटी बनने का शौक नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है। साफ साफ कह रही हूँ कि ये सब
मेरे मायके में नहीं होता था। देखो, जो तुम्हारे मायके में होता था वो ससुराल में हो, ये जरूरी तो नहीं। हर घर का अपना सिस्टम होता है और अपने रीति रिवाज होते हैं। अब तुम ससुराल की सदस्य बन चुकी हो तो तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज अपनाने चाहिए। देखो, मुझे ये सब चोचले पसंद नहीं है, और जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ उसे एकदम से कैसे बदल दूँ। और वैसे भी मुझे तो ये रीति रिवाज टाइम वेस्टिंग लगते हैं। कहकर सुरभि ने बात को खत्म किया। मेहंदी नहीं लगवाई कोई बात नहीं, लेकिन ना तो लहरिए की साड़ी पहनी और ना ही श्रृंगार का सामान इस्तेमाल किया। ये देखकर प्रमीला जी को बुरा लगा, पर वो घर की शांति के लिए कुछ बोली नहीं। लेकिन सुरभि तो यह सब अक्सर ही करती थी। हर तीज त्योहार पर अपनी मनमानी ही करती थी। उसे ससुराल की रीति रिवाज से या उनके तौर तरीकों से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो जो उसके मायके में चलता आया था वही सब कर रही थी। एक बार सुनील ने इस बारे में उसके मायके में बात की तो सुरभि ने घर पर आकर काफी झगड़ा किया, यह कहकर कि तुम मेरे मायके जाकर मेरी बुराई करते हो। उसके बाद प्रमीला जी ने सुनील को इस बारे में बात करने से मना कर दिया। साथ ही हर तीज त्योहार पर अपनी तरफ से उसके लिए तोहफे लाने बंद कर दिए। बस वो उसके हाथ में पैसे दे देती थी कि तुम्हें जो खरीदना है अपनी पसंद का खरीद लेना। लेकिन अभी 4 महीने पहले ही देवर की शादी सरिता के साथ हुई थी। सरिता घर में सबके साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती थी। साथ ही हर तीज त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। ये देख कर प्रमीला जी भी उसके लिए आगे से आगे तोहफे लेकर आई थी। अब तीज का त्योहार आने वाला था। प्रमीला जी ने सुरभि के हाथ में पैसे रख दिए कि ओ अपने लिए जो लाना चाहती है वो ला सकती है, पर सरिता के लिए खुद बाजार जाकर साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आई थी। अब मेहंदी वाली सरिता को मेहंदी लगा रही थी कि सरिता ने प्रमीला जी से कहा, मम्मी जी, भाभी जी को भी बुला लीजिए, वो भी मेहंदी लगवा लेंगी। प्रमीला जी का मन तो नहीं था अंदर जाकर सुरभि को बुलाने का, पर सरिता के सामने क्यों उसे बुरा बनाए, ये सोचकर वो सुरभि को बुलाने कमरे में आ गई। लेकिन सुरभि तो लड़ने के मूड में बैठी थी। आखिर सरिता को इतना टेंशन क्यों दिया जा रहा है, इस कारण उसने प्रमीला जी और सुनील जी से बहस कर ली। तभी बाहर सबके हंसने की आवाज आने लगी। लगता है भारती भी कॉलेज से आ गई है। आज अपने आप को सुरभि बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपना ईगो लेकर बैठी रहे और हमेशा अकेली रहे, या फिर अपने ईगो को छोड़कर परिवार के साथ मिलकर रहे। उसने दूसरा रास्ता चुना और अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई। उसे वहां देखकर पहले तो एकदम शांति छा गई, लेकिन जब उसने कहा कि वो भी मेहंदी लगवाना चाहती है तो सब लोगों ने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर उसका स्वागत किया। हालांकि गलतियां तो वो आज भी करती है, पर अब परिवार के लोग मिलजुल कर सब कुछ संभाल लेते हैं।